तो शुरुआत करते हैं हमारे इस खास शो की देश प्रदेश, जिसमें हम देश के अलग अलग प्रदेशों से जुड़ी खबर को आपके लिए लेकर आते हैं। दूर दराज के इलाकों की खबरें हम इसमें शामिल करते हैं। शुरुआत करते हैं बिहार से और बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक 3 चरणों में वोटिंग होगी। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में अब बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तारीखों के ऐलान के बाद कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने आने वाले 5 वर्षों में अपनी सरकार के एजेंडे को पत्रकारों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि जो काम वो करते आ रहे हैं उन्हें आगे भी वो जारी रखेंगे। साथ ही काम के साथ उसके रखरखाव को भी सुनिश्चित किया गया है। चिराग पासवान पर पूछे गए सवाल पर नीतीश ने कहा कि मैं किसी के कुछ कहने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हूं। जिसको कहना है वो कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसे पिछली बार हम लोगों ने 7 निश्चय जो पहला चलाया, वो पहला 7 निश्चय, अब अगर मौका मिलेगा तो दूसरा 7 निश्चय के बारे में हमने सोच लिया। उसी तरह से योजनाएं सब लोगों के लिए 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1, उस पर तो हम क्रियान्वित कर दिए। और एक बात हम बता देते हैं, जो हम 7 निश्चय 2 की बात कर रहे हैं उसमें हमने यह भी प्रावधान रखने के बारे में निर्णय किया है, मन है मेरा, कि भाई जो भी हम काम कराएंगे उसका अनुरक्षण होगा, मेंटेनेंस होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ बना दिए, हर घर नल का जल दे दिए, उसका मेंटेनेंस अगर नहीं हो, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कर दिया, उसका मेंटेनेंस नहीं हो, बिजली का कनेक्शन दिया, उसका मेंटेनेंस नहीं हो, ये ठीक बात नहीं है। और इसको हम तो एकदम बिल्कुल इसको लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत भी डाल दिए। जो हमारे साथ एलाई होंगे उनका भी सम्मान करते हैं, और जो हमारे विरोधी हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं। उनको अधिकार है मेरे ऊपर जितना बोलिए, हम नहीं बिना मतलब का बोलेंगे। हम थोड़ा बहुत भले ही कभी कभी जरूरत होता है तो बोल देते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम सबको इज्जत करते हैं, अपने 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 स्वभाव के मुताबिक, अपने स्वभाव के मुताबिक या अपनी आदत के मुताबिक, या कोई एडवाइजर एडवाइस देता होगा तो उसके सलाह पर कुछ बोलना, कुछ कहना, कुछ ट्वीट करना, ये लोगों का अपना काम है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये 2 बातें हमने नीतीश कुमार की सुनाई हैं। वो कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे, और साथ ही ये 7 पॉइंट एजेंडा, यानी उन्हें पूरा भरोसा है जो पीछे उन्होंने काम किया है उस पर जनता उन्हें वोट देगी, जिसको वो आगे बरकरार रखेंगे। इन दोनों बातों को जरा समझाइए दर्शकों के लिए। देखिए, नीतीश कुमार ने चुनाव की घोषणा होने के साथ ही 7 निश्चय पार्ट 2 अपना घोषित कर दिया है। इसका अर्थ यही है कि उन्होंने अपने सहयोगियों, खासकर बीजेपी को एक तरह से साफ किया कि आप 2019 में लोकसभा चुनाव में जब आए थे तो केंद्र में जिस प्रकार हमारा एनडीए गवर्नेंस का कोई ये एजेंडा सेट नहीं हुआ था, इस तरीके से चूंकि यहां भी मैं कैप्टन मैं हूं, तो मेरा एजेंडा ये 7 निश्चय पार्ट 2 था। इस 7 निश्चय पार्ट 2 से उन्होंने बीजेपी को तो साफ साफ मैसेज तो दिया ही है कि आई एम द बॉस, मैं बॉस हूं और ये मेरा एजेंडा है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के लिए एक स्कोप भी छोड़ा है। अगर उनके 7 निश्चय पार्ट 2 को अगर आप सुशांत देखेंगे, जैसे उन्होंने स्किल इंडिया की बात की है, लेकिन आप प्रधानमंत्री के बिहार पैकेज को देखेंगे तो उस स्किल इंडिया के लिए उन्होंने एक वादा किया था आज से 5 वर्ष पूर्व कि हम बिहार में एक मेगा स्किल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो ये वादा नीतीश कुमार ने नहीं किया है। तो नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 में बीजेपी के लिए भी अपने वादों को पूरा करने का स्कोप छोड़ दिया है। अगर उन्हें क्लैश करना होता या उनके साथ कोई विवाद खड़ा करना होता तो वो भी वादा कर सकते थे, क्योंकि वो हर दिन विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, तो एक स्किल यूनिवर्सिटी की भी घोषणा कर देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने चिराग पासवान को भी मैसेज दिया है कि देखिए, आपको मेरे 7 निश्चय पार्ट 1 से प्रॉब्लम था, लेकिन मैं 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आ गया हूं, और मैंने कभी बीजेपी या आपको संपर्क करने की या आपके साथ कोई सलाह मशविरा करने की जरूरत नहीं समझी। अब आपके ऊपर है कि आप इस अलायंस में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने
वो चाहे चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, उनके बारे में कहा है कि मेरी कोई रुचि नहीं है, बीजेपी उनको रखना चाहती है तो वो उनसे बातचीत करे, उनसे सीटों का तालमेल करे, समझौता करे। तो ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उनका कहने का एक ही तात्पर्य है कि जो सीटों का समझौता होगा, जो अगले उन्होंने कहा कि 4-5 दिनों में फाइनल हो जाएगा, तो अगर ये सारे सहयोगी हैं तो बीजेपी और उनके बीच में पहला समझौता होगा और बीजेपी अपने कोटे के सीटों से, वो चाहे चिराग पासवान हो या वो उपेंद्र कुशवाहा को लाना चाहे, तो उनको अपने कोटे से सीट देनी होगी, ना कि वो कोई 4 दलों के बीच में कोई सीटों पर समझौता होगा। सुशांत, शुक्रिया मनीष, इसको समझाने के लिए पॉइंट दर पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि उनका जो अलायंस है वो भाजपा के साथ है, भाजपा जो वादा करती है वो पूरा करे, उसके लिए स्कोप खुला है। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही हैं, उसके लिए एनडीए जिम्मेदार है और भाजपा उसको देख सकती है, जैसा कि मनीष अभी समझा रहे थे। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन न एनडीए में सीटों के बंटवारे पर सहमति है और न महागठबंधन में। एनडीए से चिराग पासवान के बाहर होने की बातें कही जा रही हैं। नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चिराग एनडीए में रहेंगे या नहीं, ये उनका मुद्दा नहीं है, बल्कि बीजेपी को उनका भविष्य तय करना है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए हैं। एक रिपोर्ट। सर, रामविलास जी काफी बीमार हैं सर। बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार का ये जवाब इस बात का एक और प्रमाण है कि उनके और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान और अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच कितनी दूरी पैदा हो चुकी है। और चिराग ने भी चुनावी तारीख पर नीतीश का नाम लिए बिना ट्वीट किया। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग के फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी सहर्ष स्वागत करती है। साल 2020 के चुनाव बिहार में बेहतरी के लिए नई कहानी लिखेंगे। इस बीच सीटों पर उठापटक महागठबंधन में भी जारी है और उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव से भाव न मिलने पर अलग जाने की घोषणा कर दी है। सवाल हमारे साथियों ने अधिकृत किया, उनकी भावना से हम अवगत हुए, बिहार की जनता की भावना भी हम देख रहे हैं, उसके आधार पे हम निर्णय लेंगे। जब निर्णय लेंगे तो आपको बताएंगे। वहीं अन्य सहयोगियों का कहना है कि सब कुछ ठीक है और उम्मीद है तेजस्वी सीटों के समझौते पर फैसला जल्द देंगे। चुनाव के समय में तो निश्चित तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी है तो सीट को लेके आगे पीछे तो होता ही है, लेकिन ऐसी अभी कोई बात नहीं है। और रहा कि समय रहते हुए सारा चीज़ हम लोग ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं और तो घोषणा भी हो चुकी है, तो हम लोग चाहेंगे जल्द से जल्द सारी चीज क्लियर हो जाए। सीटों के समझौते पर वो चाहे नीतीश हो या इस चुनाव में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी तेजस्वी यादव, दोनों का सिद्धांत समान है कि अगर आपको मेरे साथ समझौते में सीटें चाहिए तो कम से कम आंखें तरेर कर या सार्वजनिक रूप से आलोचना कर आप हमसे गठबंधन में ना रहने की और ना ही सीटों की कोई उम्मीद रखिए, क्योंकि चुनाव में हार जीत की परवाह किए बिना हम आपके बिना राजनीति भी कर सकते हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कृषि बिल के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के साथ कई किसान संगठनों ने कल भारत बंद बुलाया। सुबह से ही किसानों ने देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया। किसानों ने रेल रोको आंदोलन चलाया जो 29 सितंबर तक जारी रहेगा। जालंधर के पास अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम किया गया। कैसे किसान सड़कों पर उतरे, मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर में अमृतसर से लेकर दक्षिण में भटिंडा तक किसानों का गुस्सा नजर आया। उन्होंने नए बिलों के खिलाफ हाईवे जाम कर दिए और बंद कामयाब रहा। राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों का पूरी तरह से साथ दिया। सिर्फ एम्बुलेंस को जाने की इजाजत दी गई। किसानों ने साफ कर दिया कि नेताओं को कोई जगह नहीं दी जाएगी। सिर्फ किसान संगठन ही आगे रहेंगे जिनकी संख्या 30 के आसपास है। पॉलिटिकल पार्टी को किसी को भी स्टेज पे बोलने देगी ना, यहाँ आने देंगे। पॉलिटिकल पार्टियां अपने तौर पे अपने रूप में जो मर्जी करे। लेकिन नेताओं ने भी अपने स्तर पर खेती बिलों का विरोध किया। बादल परिवार लंबी में अपने गढ़ में नजर आया। These protests are organized by us all over the state. Every constituency our parties are doing. This is Chakka Jam, what you're doing is announced by us. Our people are sitting all around. पंजाब के कई गायक और कलाकार आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं।
पर्दे के सितारे सड़कों पर नजर आए। आओ इस खेती विरोधी बिल का विरोध करिए, इकट्ठे होइए, किसानों का सहारा बनिए, क्या जो प्रदर्शन के जवान भी किसान देना है। पंजाब के किसान चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो रेल पटरियां भी ब्लॉक कर देंगे। बठिंडा में श्रीनिवासन जैन के साथ अमृतसर से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान का जिक्र करते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में शिक्षकों की भर्ती को लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को ज्यादा उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 8 पर काकरी डूंगरी से खेरवाड़ा के बीच कई होटल्स और पेट्रोल पंप्स को आग के हवाले कर दिया, साथ ट्रक भी फूंक दिए, उनका सामान लूट लिया। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर गाड़ियों को चलना मुश्किल हो गया है। आंदोलन 18 दिनों से चल रहा है। तकरीबन 8 किलोमीटर इलाके में आंदोलनकारियों का पूरी तरह से कब्जा है। उन्होंने पुलिस को भी तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक खदेड़ दिया है। प्रदर्शनकारियों के पास लाठियां और दूसरे हथियार भी हैं। इस वजह से पुलिस ने पीछे हटना ही फिलहाल ठीक समझा है। प्रदर्शनकारियों के पास जंगलों और पहाड़ों से पुलिस पर पथराव कर रहे थे ये प्रदर्शनकारी, और पुलिस को समझ नहीं आ रहा है कि अब बात किससे की जाए। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि आदिवासी इलाके में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के खाली सामान्य वर्ग के 1167 पदों पर भी जनजातीय नौजवानों को भरा जाए। अदालत में इससे जुड़ी याचिका खारिज हो चुकी है। राजस्थान के काकरी डूंगरी पर शिक्षकों पदों की भर्ती के लिए जारी प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद अरवली जिले की रतनपुर बॉर्डर से राजस्थान जाने के रास्ते पर जाम लग गया है। इसके कारण मुंबई से दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही ट्रकों को शामला जी में जगह जगह खड़ा कर दिया गया है। 3 दिन से जाम होने से ट्रक ड्राइवर्स की मुश्किलें बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के महोबा के व्यापारी इंद्रमणि त्रिपाठी की मौत उनकी लाइसेंसी पिस्तौल की गोली से हुई थी। पिस्तौल की बैलिस्टिक जांच के बाद ये कहना है पुलिस का। पुलिस के मुताबिक गोली उनकी कार के अंदर ही चली थी, इसलिए ऐसा लगता है कि इंद्रमणि त्रिपाठी ने आत्महत्या की थी। इससे पहले व्यापारी की हत्या का आरोप महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार पर लगा था। व्यापारी ने 5 सितंबर को एक वीडियो वायरल कर महोबा के एसपी रिश्वत न देने पर उनकी हत्या कराना चाहते हैं ऐसा आरोप लगाया था। प्रयागराज के एडीजी प्रेम प्रकाश ने बताया कि पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार ने व्यापारी का जुआ खेलते एक वीडियो वायरल करवा दिया था, जिसके आधार पर व्यापारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इससे व्यापारी डिप्रेशन में चले गए थे। एडीजी का यह भी कहना था कि पूर्व एसपी ने कोरोना होने की बात कही है, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो सका है। अभी हत्या का बाहर से कोई इस तरह का भी साक्ष्य नहीं मिला कि जो घाव बताए गए थे उससे ये क्लियर हो गया कि पिछला जो घाव था उसमें काफी रक्तस्राव हुआ था, उसमें कोई टैटूइंग या बर्निंग नहीं थी। इसका अर्थ हुआ कि गोली सामने से चलाई गई थी, सामने से उसमें ब्लैकनिंग आई है, सामने के घाव में ब्लैकनिंग दर्शाई गई है, जिससे पता चलता है कि यह निकट दूरी से ही गोली चली थी। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबर।